दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम अधिगम का सामान्य अर्थ और अधिगम का वर्गीकरण तथा अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों को सरल व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं अधिगम क्या होता है। लर्निंग, अधिगम का सामान्य अर्थ होता है सीखना, और अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव, अभ्यास, प्रयास और पर्यावरण के प्रभाव से व्यवहार, ज्ञान, कौशल, भावनाओं व दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है। सामान्य अर्थों में कह सकते हैं कि अधिगम एक प्रकार की सीखना, अधिगम या सीखना व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों का वर्गीकरण करें तो पहला सिद्धांत आता है व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियरल थियरी। इसके व्यवहारवादी सिद्धांतों के विचारकों में थॉर्नडाइक का नाम आता है, पावलोव का नाम आता है और स्किनर का नाम मुख्य रूप से आता है। व्यवहारवाद का मुख्य विचार है कि अधिगम बाह्य व्यवहार में परिवर्तन है जो अभ्यास, अनुकरण व प्रोत्साहन तथा दंड से होता है। इनका मानना है कि सीखने में स्टिमुलस यानी उत्तेजना और रिस्पांस प्रतिक्रिया की प्रमुख भूमिका होती है। व्यवहारवादी मानते हैं कि सीखने में उत्तेजना स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पांस की प्रमुख भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, बच्चा अच्छा बोलने पर शिक्षक की शाबाशी पाता है, बार बार दोहराता है, सीखता है। कुत्ते को घंटी सुनकर भोजन मिलने का प्रशिक्षण, पावलोव का जो कंडीशनल लर्निंग है वो इसी के अंतर्गत आता है। प्रमुख उप सिद्धांतों की बात करें तो ट्रायल एंड एरर, जो कि थॉर्नडाइक का है, और इसमें प्रयास व त्रुटि से सीखा जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि पावलोव का है, शर्तबद्धता यानी शर्त के साथ सीखने की बात करता है। और जो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है, जो कि व्यवहार में प्रोत्साहन या दंड से व्यवहार में नियंत्रण या परिवर्तन की बात करता है। अगला है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी, जिसके अंतर्गत जीन पियाजे का, ब्रूनर का और टॉलमैन का सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के विचारकों का मानना है कि अधिगम मानसिक प्रक्रियाओं, सोच, समझ, तर्क, स्मृति के विकास से होता है। सीखना सक्रिय मानसिक निर्माण है, यानी एक्टिव मेंटल कॉन्स्ट्रक्शंस है सीखना, ऐसा जो है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक मानते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चा गणित के प्रश्न को समझकर हल करता है। यह केवल रटाई से नहीं आता, यानी रटने से, क्रैमिंग से नहीं आता, बल्कि सोच से बच्चा सीखता है। गेंद गोल है, समझना, दिमाग में स्कीमा बनता है, यानी गेंद गोल है, इसको समझ लेना, इसका मतलब गेंद का स्कीमा या मेंटल फ्रेमवर्क गेंद से संबंधित बच्चे के दिमाग में बन जाता है। तीसरा वर्ग होता है निर्माणवादी अधिगम सिद्धांत का, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थियरी, जिनमें जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोत्स्की का नाम आता है। निर्माणवादी अधिगम सिद्धांत में निर्माणवादी अधिगम विचारकों का मानना है कि ज्ञान बाहर से नहीं जाता, बच्चा स्वयं परिवेश से ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक केवल सहारा देता है, इसके फोल्डिंग करने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए, विज्ञान में पौधे रखकर बच्चे स्वयं खोज करते हैं कि पौधों को धूप में रखना चाहिए, पौधों के लिए धूप आवश्यक होता है। तो यह विज्ञान विषय के अंतर्गत जो है बच्चे जो है स्वयं जो है परिवेश से बातें सीख रहे हैं, तो ये निर्माणवादी अधिगम सिद्धांत का उदाहरण होगा। गणित में बच्चे स्वयं बनाते हैं, ये भी निर्माणवादी सिद्धांत का उदाहरण होगा, अधिगम सिद्धांत का। चौथा वर्ग अधिगम सिद्धांत का आता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसका प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। इनका मानना था कि
व्यक्ति जो है समाज से बहुत कुछ सीखता है और मुख्य विचार में अवलोकन, अनुकरण, मॉडलिंग। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, देख करके दूसरे के व्यवहार को देख करके अवलोकन करना। फिर अनुकरण करना, इमिटेशन, यानी दूसरे के व्यवहार को जैसा हमने देखा उसको अनुकरण कर रहे हैं, उसके अनुसार स्वयं को जो है उसके व्यवहार को हम नकल कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। इसके बाद मॉडलिंग द्वारा सीखना इसके अंतर्गत आता है। रोल मॉडल बना करके उसके व्यवहार का अवलोकन करना भी जो है इसका एक बिंदु है। तो अवलोकन, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो है अवलोकन, अनुकरण और मॉडलिंग 3 मुख्य कीवर्ड होते हैं। इनका मानना है कि सीखना केवल पुरस्कार, दंड से नहीं होता, बल्कि दूसरों को देखकर भी होता है। उदाहरण के लिए बच्चा माता पिता को नमस्ते करते देखता है तो स्वयं ऐसा करना सीख जाता है। टीवी पर हिंसा देखकर बच्चा आक्रामक हो जाता है, या अच्छी बातें सीख करके बच्चा अच्छी चीज़ें ग्रहण करता है। 5वां वर्ग है गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत। गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत में कोहलर का सिद्धांत कोहलर, कॉफका और वर्दाइमर प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। इनका मानना है कि अचानक समझ आना यानी अंतर्दृष्टि, इनसाइट के माध्यम से सीखा जाता है और ये संपूर्णता के आधार पर समस्या के समाधान की बात करते हैं। उदाहरण के लिए बंदर ने केला पाने के लिए या चिंपैंजी ने, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया, तो केला पाने के लिए छड़ी को जोड़ना अचानक समझा और छात्र को बार बार कोशिश के बाद अचानक उत्तर मिल जाना। छात्र प्रयास करता है किसी प्रश्न को ढूंढने का और कोशिश करते करते वो ऐसा करना सीख जाता, उत्तर मिल जाता है। अगला सिद्धांत है मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक्स थियरी। इसमें मानवतावादी सिद्धांत के प्रमुख विचारकों में कार्ल रोजर्स का नाम और मैस्लो का नाम आता है। इनका मुख्य विचार है कि अधिगम तभी होता है जब भावनात्मक, सामाजिक, आत्मसम्मान की जरूरतें पूरी हों। सीखना व्यक्ति के केंद्रीय होना चाहिए, यानी सीखना व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। उदाहरण के लिए जिस कक्षा में शिक्षक सहानुभूतिपूर्ण है यानी सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है, छात्र अधिक सीखते हैं। और भय दंड के वातावरण में सीखना कम हो पाता है। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षण में अधिगम सिद्धांतों का कैसे उपयोग किया जा सकता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इसका क्या हो सकता है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक क्या करे, तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक शाबाश, पुरस्कार, अभ्यास, ड्रिल, क्लास रूटीन और करके सीखने पर अधिक बल दे सकता है, ट्रायल एंड एरर की कोशिश कर सकता है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक समस्या समाधान, तर्क आधारित प्रश्न कर सकता है। निर्माणवादी सिद्धांत के अंतर्गत प्रोजेक्ट, समूह कार्य, स्वयं खोजने का अवसर बच्चों को दे सकता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत मॉडलिंग, रोल प्ले, कहानी आधारित शिक्षण किया जा सकता है। गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण अध्ययन, वास्तविक जीवन समस्या से संबंधित अध्ययन हो सकता है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत भावनात्मक समर्थन या सुरक्षित वातावरण में जो है सीखने का सुरक्षित वातावरण बनाया जा सकता है। क्लास को जो है एक भावनात्मक दृष्टि से उत्साहवर्धक वातावरण बनाया जा सकता है, जो कि मानवतावादी दृष्टिकोण के अंतर्गत अधिगम या सीखना संभव होता है। तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अधिगम जो होता है एक ही सिद्धांत पर आधारित नहीं होता। अधिगम विभिन्न सिद्धांतों, विभिन्न जो अधिगम के वर्ग दिए गए हैं, अधिगम के प्रकार दिए गए, सबका मिला जुला स्वरूप होता है। जीवन में हम जो है एक ही अधिगम सिद्धांत से सीखें ऐसा संभव नहीं है। अधिगम लर्निंग एक सतत मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक प्रक्रिया है जो अनुभव, अभ्यास, सोच और सामाजिक और भावनात्मक वातावरण में व्यक्ति आसानी से सीखता है। आइए अब अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों का रिवीजन कर लेते हैं। अधिगम अनुभव से बदलाव में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जब बच्चा कुछ नया सीखकर अपने व्यवहार में बदलाव लाता है तो वही अधिगम कहलाता है। सिर्फ रटना सीखना नहीं है, समझकर करना सीखना अधिगम है। हमारे सीखने
को जो है कैसे गहराई से प्रभावित करते हैं। ये सिद्धांत न सिर्फ कक्षा बल्कि पालन पोषण और जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। पहला सिद्धांत है जैसे थॉर्नडाइक का संबंधवाद या एसआर सिद्धांत। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने बताया कि सीखना उद्दीपन यानी स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध बनने की एक प्रक्रिया है। इसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थियरी भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत को समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने भूखी बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद कर दिया जिसके बाहर खाना रखा था। बिल्ली बार बार कोशिश करती और पिंजड़े को खरोंचती, काटती, बाहर निकलने का प्रयास करती। अचानक आखिरकार गलती से एक लीवर दब जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। हर बार बिल्ली दरवाज़ा खोलने में लगने वाले समय कम होता गया, यानी धीरे धीरे वो जो है गलत अनुक्रियाएं करना बंद कर दी और सीधी अनुक्रियाएं करना सीख गई। अंततः वह सीधे लीवर की तरफ जाकर उसने लीवर दबा करके दरवाज़ा खोलना सीख लिया। इसके अंतर्गत सीख क्या हुआ? बिल्ली ने बॉक्स का ताला यानी उद्दीपन और लीवर दबाने की क्रिया प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित कर लिया। यह संबंध प्रयास और त्रुटि से आया और संतुष्ट यानी खाना मिलने से और मजबूती आई उसमें। दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार के बातें जो है एरर ट्रायल की थ्योरी के द्वारा ही सीखते हैं, यानी प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखते हैं। जैसे साइकिल चलाने का अभ्यास, पहले साइकिल चलाना सीखने के लिए जो है कोशिश किया जाता है, बार बार गिरते हैं फिर चढ़ते हैं, धीरे धीरे सीख जाते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम भी दिए हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक ने इनके सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडनेस है, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट है। तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडनेस है, यानी सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना जरूरी होता है। जैसे कि एक बच्चा जो लिखने के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं है, उंगलियों को पकड़ कर ठीक से पकड़ नहीं सकता है पेन को, तो उसे लिखना सिखाना मुश्किल होगा। तैयार होने पर वह आसानी से सीखेगा। या बच्चा जिस समय हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं उस समय वह सीखने के लिए तैयार नहीं है, यानी मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तब भी सीखना संभव नहीं होगा। दूसरा नियम होता है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी दोहराव से, रिवीजन से जो होता है, दोहराव करने से स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच बंधन जो होता है वो मजबूत होता है। जैसे गणित के सूत्र को बार बार अभ्यास करने से याद रहते हैं और लंबे समय तक जो है भूलते नहीं हैं। तीसरा प्रमुख नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह थॉर्नडाइक का सबसे महत्वपूर्ण नियम है और अच्छे परिणाम, यानी किसी कार्य का अगर अच्छा परिणाम मिलता है, संतुष्ट मिलती है, तो उस व्यवहार को दोहराया जाता है और उस कार्य या व्यवहार को दोहराया जाता है। बुरे परिणाम या संतोष मिलने पर उस कार्य या व्यवहार को छोड़ दिया जाता है। जैसे बच्चा सही जवाब देने पर यदि शाबाशी पाता है, संतुष्ट पाता है, तो फिर वह हाथ उठाएगा और गलत जवाब देने पर यदि उसे डांट मिल गई तो उसे असंतोष की प्राप्ति हुई तो वह हाथ उठाना बंद कर सकता है। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक ने सीखने के 5 गौड़ नियम भी दिए। पहला नियम है कि बहुअनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस और वेरिएंस रिएक्शंस। मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल स्टेट और एटीट्यूड। आंशिक क्रिया का नियम तीसरा है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। चौथा सादृश्यता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। और पांचवा साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। बहुअनुक्रिया का नियम बताता है कि नई परिस्थिति में प्राणी तब तक एक के बाद एक अनुक्रियाएं करता रहता है जब तक वह उसे वांछित सफलता नहीं मिल जाती है। दूसरा मनोवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ मेंटल सेट और एटीट्यूड। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति के समग्र दृष्टिकोण या मनोवृत्ति से प्रभावित होती है। प्राणी उसी कार्य को अच्छे ढंग से करता है जिसे करने में कि वह मनोवृत्ति रखता है। आंशिक क्रिया का नियम बताता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी बताता है कि इस नियम के अनुसार प्राणी सीखने की परिस्थितियों में सुसंगत तथा असंगत यानी रिलेवेंट और इररिलेवेंट तत्वों को पहचान कर केवल सुसंगत तत्वों को प्रति अपनी प्रतिक्रिया करता है।
सादृश्यता का नियम बताता है, लॉ ऑफ एनालॉजी बताता है कि प्राणी नई परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस प्रकार की अनुक्रियाएं वह लगभग समान या सादृश्य परिस्थितियों में पूर्व में करके सफलता प्राप्त कर चुका होता है। साचार्यात्मक रूपांतरण का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग बताता है कि किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर प्राणी से ऐसी कोई भी अनुक्रिया कराई जा सकती है जिसे करने में वह समर्थ होता है। अगला नियम है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। अगला सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग है। बीएफ स्किनर ने थॉर्नडाइक के विचार को आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हमारा वर्तमान व्यवहार उसके अतीत के परिणामों से नियंत्रित होता है। हम उन क्रियाओं को दोहराते हैं जिसके अच्छे परिणाम, यानी उन क्रियाओं को दोहराते हैं, ऑपरेंट्स को दोहराते हैं जिनके अच्छे परिणाम रेनफोर्समेंट आए, और उन क्रियाओं से बचते हैं जिनके बुरे परिणाम या जिनका पनिशमेंट मिलता है, यानी जिन क्रियाओं को करने से अच्छे अनुभूति होती है, अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है, उनको तो दोहराया जाता है और हम पनिशमेंट से बचना चाहते हैं जिनके बुरे परिणाम आते हैं। प्रयोग के लिए स्किनर ने एक जो है बॉक्स का प्रयोग किया जिसे स्किनर बॉक्स कहा गया, और एक चूहे को बॉक्स में रखा गया जिसमें एक लीवर था। चूहा घूमते घूमते अनायास अचानक ही लीवर को दबा देता है। लीवर दबाते ही खाने का एक दाना पुरस्कार के रूप में उसे प्राप्त हो जाता है। कुछ ही कोशिशों के बाद चूहा समझ गया कि लीवर दबाने से खाना मिलता है और उसने जानबूझकर लीवर दबाना शुरू कर दिया। स्किनर के सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत व्यवहार के आकार को देने के तरीके। स्किनर ने बताया कि किसी व्यवहार को बढ़ाने या घटाने के लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो पुनर्बलन होता है, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है? पुनर्बलन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में जो है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। ये सकारात्मक भी हो सकता है पुनर्बलन, नकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन दोनों का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यवहार में परिवर्तन लाना, वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाना। सकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, कुछ अच्छा जोड़ना ताकि व्यवहार बढ़े। जैसे कि बच्चा जो है होमवर्क पूरा करने पर उसकी तारीफ करना, या कोई पुरस्कार स्वरूप टॉफ़ी देना या कुछ करना। बच्चा फिर होमवर्क करेगा, और या क्लासरूम में शाबाश कहना, बहुत बढ़िया, यानी उसको मोटिवेट करना, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट के अंतर्गत आएगा। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होगा? कुछ बुरा हटाकर ताकि व्यवहार बढ़े। जैसे कि अगर बच्चा समय पर होमवर्क कर ले तो अगर बच्चा समय पर काम पूरा कर ले तो उसे कुछ उसके जो है अप्रिय कामों से छुटकारा दे दिया जाए, जिससे कि वह जो है अप्रिय काम से बचने के लिए जो है अपने व्यवहार में अपने काम को जो है समय पर करने का प्रयास करेगा। सकारात्मक दंड भी हो सकता है, पॉजिटिव पनिशमेंट, कुछ बुरा जोड़ना ताकि व्यवहार घटे, जैसे कि क्लास में शोरगुल करने पर अतिरिक्त होमवर्क देना या डांट लगाना। सावधानी से इससे भय पैदा हो सकता है, यह काम सावधानी से करना चाहिए, सीखने में रुकावट भी आ सकती है। नकारात्मक दंड का सहारा भी लिया जा सकता है, लेकिन इसका भी उपयोग जो है बहुत सावधानी से करना चाहिए। कुछ अच्छा हटाना ताकि व्यवहार घटे, जैसे कि खराब व्यवहार करने पर मनपसंद खेलने का समय छीन लेना, क्लासरूम में गलती करने पर ग्रुप लीडर को पोजीशन से हटाना या मॉनिटर को चेंज कर देना, इसके उदाहरण हो सकते हैं। तीसरा है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग्स। इवान पावलोव ने दिखाया कि कैसे एक तटस्थ चीज यानी न्यूट्रल चीज को किसी स्वाभाविक चीज के साथ अगर बार बार जोड़कर दोहराया जाए तो वैसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पैदा करना सीख लिया जाता है। जैसे कुत्ता, घंटी और लार का प्रयोग महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक स्थिति क्या होती है? भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आना। तटस्थ चीज क्या होती है? केवल घंटी बजाने से लार नहीं आती है। जोड़कर सीखना क्या है? हर बार भोजन देने से पहले घंटी बजाई गई तो कुछ दिन बाद सिर्फ घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, यानी घंटी और भोजन का संबंध सीख लिया गया।
शिक्षक के लिए जैसे स्कूल का घंटी बजना तटस्थ है, लेकिन छुट्टी के उत्साह स्वाभाविक से जुड़ जाता है, इसलिए घंटी बजते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। स्कूल के घंटी बजना तटस्थ है, लेकिन छुट्टी के उत्साह छुट्टी के समय छुट्टी के उत्साह स्वाभाविक से जुड़ जाता है, इसलिए घंटी बजते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। अगर किसी विषय को पढ़ाते समय शिक्षक हमेशा गुस्सा करते हैं तो वह विषय बच्चे में डर पैदा कर देती है। अगला है कोहलर का सूझ सिद्धांत, इनसाइड थियरी। वोल्फगैंग कोहलर ने बताया कि सीखना हमेशा धीरे धीरे नहीं होता है, बल्कि कभी कभी समस्या के सभी पहलू दिमाग में अचानक जुड़ जाते हैं और समाधान स्पष्ट हो जाता है और अचानक ही समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है, जिसे आहाद अनुभव या आहा अधिगम भी कहते हैं। इन्होंने प्रयोग चिंपैंजी और केले का प्रयोग किया। समस्या दी कि एक पिंजरे में बंद भूखे चिंपैंजी के सामने दूर केले रख दिए गए और पिंजरे में कुछ डंडे रख दिए गए। प्रयास क्या किया कि चिंपैंजी ने प्रयास किया, लंबे समय तक डंडे से केले तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल रहा। अचानक सूझ उसमें आई, वह बैठकर डंडों को देखने लगा। फिर अचानक उसे विचार आया और उसने एक डंडे के अंदर दूसरा डंडा लगाकर उसे लंबा बना लिया और केले तक पहुंच गया। उसने संबंध समझ लिया। शिक्षक के लिए सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि बच्चों को रटने के लिए ना कहें, उन्हें पूरी समस्या या अवधारणा को विभिन्न कोणों से, विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने और समझने का मौका दें। जब बच्चा किसी गणित की समस्या को लंबे समय तक देखने के बाद अचानक कहता है, आह, यह समझ आया, तो यह कोहलर के सूझ सिद्धांत का काम करता है। यहाँ पर पांचवा महत्वपूर्ण सिद्धांत है गुथरी का साहचर्य या निकटता का सिद्धांत। एक बार में सीखना बताता है। एडवर्ड एडविन गुथरी का सिद्धांत बहुत सरल है। उनका मानना है कि उद्दीपन, स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के बीच केवल एक बार का निकट संपर्क ही सीखने के लिए काफ़ी है, बशर्ते वह प्रतिक्रिया उस उद्दीपन के लिए अंतिम प्रतिक्रिया हो। इनका मुख्य विचार है कि जो कुछ भी आप किसी परिस्थिति में अंतिम क्रिया करते हैं, उसे आप भविष्य में उसी स्थिति में दोहराएंगे। उदाहरण से देखते हैं कि एक बिल्ली के सामने एक दरवाजा है जिस पर एक लीवर लगा है। बिल्ली लीवर को अनायास खरोंचती है और दरवाजा खुल जाता है। गुथरी के अनुसार लीवर को खरोंचना रिस्पांस दरवाजे को खोलने परिणाम की अंतिम क्रिया थी। अगली बार दरवाजा देखते ही, यानी स्टिमुलस, दरवाजा स्टिमुलस का कार्य करता है, बिल्ली सीधे लीवर खरोंचेगी, रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि यही उसकी आखिरी और सफल प्रतिक्रिया थी। शिक्षक के लिए सिद्धांत कैसे उपयोगी हो सकता है? शिक्षक के अंत में हमेशा सही उत्तर या समाधान दोहराए ताकि वही बच्चे के दिमाग में अंतिम प्रतिक्रिया बने। अगर बच्चा गलती करके सही जवाब ढूंढ लेता है तो उस सही जवाब को तुरंत दोहराए और उसको जो है सीख जाएगा। आइए अब इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण MCQs अधिगम पर आधारित कर लेते हैं। पहला नियम है कि पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ए, अभ्यास की मात्रा, बी, कार्य की जटिलता, सी, कार्य के परिणाम से मिलने वाली संतुष्टि और डी, शिक्षा का व्यक्तित्व। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार सीखने को सबसे अधिक प्रभावित करता है कार्य के परिणाम से मिलने वाली संतुष्टि। प्रभाव का नियम कहता है कि संतुष्ट मिलने पर व्यवहार को दोहराया जाता है और असंतोष मिलने पर उसे छोड़ दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, स्किनर के सिद्धांत में जब एक अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए किसी प्रिय वस्तु को हटा दिया जाता है, जब एक अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए किसी प्रिय वस्तु को हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए, सकारात्मक पुनर्बलन, बी, नकारात्मक पुनर्बलन, सी, सकारात्मक दंड, डी, नकारात्मक दंड। स्किनर के सिद्धांत में जब एक अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए किसी प्रिय वस्तु को हटा दिया जाता है तो यह नकारात्मक दंड का उदाहरण होता है। नकारात्मक दंड में कुछ अच्छा यानी प्रिय वस्तु को हटाया जाता है ताकि व्यवहार कम हो, जैसे मोबाइल छीन लेना, ये नकारात्मक दंड का उदाहरण होगा। तीसरा प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत स्थापित करने के लिए किस जानवर पर प्रयोग किया? ए, कुत्ता, बी, चूहा, सी, कबूतर, डी, बिल्ली। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत स्थापित करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में रखकर अपना प्रयास त्रुटि सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
चौथा प्रश्न है कि एक शिक्षक हर हफ्ते पूर्ण होमवर्क जमा करने वाले छात्रों को होमवर्क हीरो बैच देता है। यह किसका उदाहरण है? यानी ए सकारात्मक दंड का, बी नकारात्मक दंड का, सी सकारात्मक पुनर्वलन, डी नकारात्मक पुनर्वलन। एक शिक्षक हर हफ्ते होमवर्क पूरा करने वाले बच्चे को जो है होमवर्क हीरो का बैच देता है, यानी होमवर्क हीरो बताता है का टाइटल दे देता है। तो यह सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण होगा। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का, यहाँ वांछित व्यवहार होमवर्क पूरा करना को बढ़ाने के लिए एक आकर्षक बैच कुछ अच्छा जोड़ा गया, यह सकारात्मक पुनर्वलन का उदाहरण होगा। पांचवा प्रश्न है थॉर्नडाइक के तत्परता नियम का शिक्षण में क्या अर्थ है? ए बच्चे को अधिक गृहकार्य देना, बी बच्चे को तभी पढ़ाना चाहिए जब वह सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो, सी बच्चे की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, डी बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ानी चाहिए। थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम का शिक्षण में उपयोग यह है कि बच्चे को तभी पढ़ाना चाहिए जब वह सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। तत्परता का नियम बताता है कि बच्चे की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होने पर ही शिक्षण प्रभावी होता है। छठा प्रश्न है स्किनर के अनुसार पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए व्यवहार को कमजोर करना, बी व्यवहार की आवृत्ति बढ़ाना, सी नए व्यवहार का अवलोकन करना, डी व्यवहार को दबाना। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट का प्राथमिक उद्देश्य होता है व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ाना। पुनर्बलन चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, का उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना को बढ़ाना ही होता है। सातवां प्रश्न है कि एक बच्चा कक्षा में बार बार बिना बोले बात करता है। शिक्षक उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए नज़रअंदाज करता है और सिर्फ ध्यान देता है जब वह हाथ उठाकर बोलता है। शिक्षक किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा होता है? इस प्रश्न को फिर से समझ लें। एक बच्चा कक्षा में बार बार बिना बोले बात करता है। शिक्षक उसे ध्यान आकर्षित करने के लिए नज़रअंदाज करता है और सिर्फ तब ध्यान देता है जब वह हाथ उठाकर बोलता है। शिक्षक किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा होता है? ए थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम, बी अवांछित व्यवहार के लिए नकारात्मक दंड, सी वांछित व्यवहार के लिए सकारात्मक पुनर्बलन, डी अवांछित व्यवहार को नज़रअंदाज करना और वांछित व्यवहार को पुनर्बलित करना। तो इसका सही जवाब होगा कि अवांछित व्यवहार को नज़रअंदाज करना और वांछित व्यवहार को पुनर्बलित करना। यहाँ शिक्षक नकारात्मक व्यवहार बिना बोले बात करना का पुनर्बलन हटा रहा है ध्यान ना देकर, और सकारात्मक व्यवहार हाथ उठाना को पुनर्बलित कर रहा है ध्यान देकर। यह स्किनर के सिद्धांत के व्यवहार का जो है कुशल प्रयोग है यहाँ पर। डी क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक के अनुसार एसआर बंधन को मजबूत करने के लिए कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण है? ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, डी साहचर्य का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार एसआर बंधन को मजबूत करने के लिए प्रभाव का नियम सबसे महत्वपूर्ण होता है। सभी नियम तो महत्वपूर्ण है लेकिन प्रभाव का नियम सबसे केंद्रीय और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि अंतिम परिणाम संतुष्ट या संतोष से यह तय करता है कि बंधन मजबूत होगा या नहीं होगा। नवां प्रश्न है स्किनर के सिद्धांत के अनुसार ट्रैफिक जुर्माना चालान भरना किस श्रेणी में आता है? ए सकारात्मक पुनर्बलन, बी नकारात्मक पुनर्बलन, सी सकारात्मक दंड, डी नकारात्मक दंड। तो स्किनर के सिद्धांत के अनुसार ट्रैफिक या जुर्माना चालान भरना जो है वह सकारात्मक दंड के अंतर्गत आएगा, क्योंकि चालान एक अप्रिय परिणाम या जुर्माना जोड़ता है ताकि नियम तोड़ने का व्यवहार कम हो। यह सकारात्मक दंड का उदाहरण होगा। 10वां प्रश्न है एक शिक्षक चाहता है कि छात्र कक्षा में तेज आवाज में ना बोले। इसके लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी होगी? ए जोर से बोलने वालों को डांटना, सकारात्मक दंड, बी जोर से बोलने पर अतिरिक्त काम देना, सकारात्मक दंड, सी शांत रहने वाले छात्र की प्रशंसा करना, सकारात्मक पुनर्बलन, डी सभी को एक साथ दंडित करना। एक शिक्षक चाहता है कि छात्र कक्षा में तेज आवाज में ना बोलें। इसके लिए सबसे प्रभावी रणनीति होगी कि शांत रहने वाले छात्र की
प्रशंसा करना, यानी सकारात्मक पुनर्बलन देना। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार वांछित व्यवहार यहाँ शांत रहना को सकारात्मक रूप से पुनर्बलित करना, यानी तारीफ करके, अवांछित व्यवहार को दंडित करने से अक्सर अधिक प्रभावी और सकारात्मक वातावरण बनाता है। 11वां प्रश्न है, पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज शुरू में क्या थी? ए सशर्त उद्दीपन थी, बी सहज उद्दीपन थी, सी तटस्थ उद्दीपन थी, सी सशर्त प्रतिक्रिया थी। पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में घंटी की आवाज़ जो है वो तटस्थ उद्दीपन थी। शुरू में घंटी एक तटस्थ उद्दीपन न्यूट्रल स्टिमुलस थी, जिसका लार टपकने से कोई लेना देना नहीं था। बार बार भोजन के जुड़ने के बाद यह सशर्त उद्दीपन कंडीशनल स्टिमुलस बन गई। 12वां प्रश्न है, आहा अनुभव या अचानक समाधान किस सिद्धांत से संबंधित है? ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी प्रयास एवं त्रुटि, सी सूझ द्वारा अधिगम, डी साहचर्य द्वारा अधिगम। तो इसका सही जवाब होगा कि सूझ द्वारा अधिगम। आहा अनुभव या अचानक समाधान किस सिद्धांत से संबंधित है? कोहलर की सूझ सिद्धांत इनसाइट थियरी ऑफ लर्निंग से संबंधित है। कोहलर के सूझ सिद्धांत में समस्या के सभी तत्व एकाएक समझ में आ जाते हैं और समाधान स्पष्ट हो जाता है। यह रटने या धीरे धीरे सीखने से अलग होता है। 13वां प्रश्न है, गुथरी का साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ए पुरस्कार और दंड पर, बी उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच निकटता और अंतिमता पर, सी मानसिक संरचनाओं के पुनर्गठन पर, और डी विकल्प है आंतरिक अप्रेरणा पर। गुथरी का जो साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से है वह उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच निकटता और अंतिमता पर आधारित होता है। गुथरी का मानना था कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच निकट संपर्क कॉन्टिग्यूटी और यह कि वह प्रतिक्रिया उस स्थिति में अंतिम थी यह सीखने के लिए पर्याप्त है। 14वां प्रश्न है, एक बच्चा डॉक्टर के पास जाते ही रोने लगता है क्योंकि पहली बार उसे इंजेक्शन लगा था। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए स्किनर का क्रिया प्रफुतन बंधन, बी कोहलर का सूज सिद्धांत, सी पावलाव का शास्त्रीय बंधन, डी गुथरी का साहचर्य सिद्धांत। एक बच्चा डॉक्टर के पास जाते ही रोने लगता है क्योंकि पहली बार उसे इंजेक्शन लगा था, तो यह पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। यहाँ डॉक्टर क्लिनिक तटस्थ उद्दीपन दर्द स्वाभाविक उद्दीपन के साथ जुड़ गया। अब सिर्फ डॉक्टर को देखकर ही बच्चा डरने लगा और उसे पता चल गया कि अगर डॉक्टर जो है आएंगे तो इंजेक्शन लगा देंगे, डॉक्टर के पास जाने पर इंजेक्शन लगेगा। 15वां प्रश्न है कि एक शिक्षक गणित की एक समस्या को 3 अलग-अलग तरीके से और रोज़मर्रा के उदाहरण देकर समझाता है, ताकि बच्चा उसके मूल सिद्धांत को समझ सके। यह शिक्षक किस सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है? फिर से प्रश्न समझते हैं। एक शिक्षक गणित की एक समस्या को 3 अलग-अलग तरीके से और रोज़मर्रा के उदाहरण देकर समझाता है, ताकि बच्चा उसके मूल सिद्धांत को समझ सके। यह शिक्षक किस सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित कर रहा है यहाँ पर? ए प्रयास और त्रुटि को, बी सूझ को, सी यांत्रिक रचना को, डी अवलोकन को। एक शिक्षक गणित की एक समस्या को 3 अलग-अलग तरीके से और रोज़मर्रा के उदाहरण देकर समझाता है, ताकि बच्चा उसके मूल सिद्धांत को समझ सके। यहाँ पर बच्चा सूझ का प्रयोग कर रहा है। शिक्षक बच्चे को समस्या के विभिन्न पहलुओं को देखने और उनके बीच संबंध स्वयं खोजने का मौका दे रहा है। जब ये संबंध जुड़ेंगे तो बच्चा अचानक सूझ आहा अनुभव आएगी और वह समस्या का मूल सिद्धांत समझ जाएगा। अधिगम में पुनर्बलन का बार बार प्रयोग किया जाता है, तो आइए समझ लेते हैं पुनर्बलन क्या होता है। पुनर्बलन का अर्थ ऐसा परिणाम देना जिससे किसी व्यवहार के दोबारा होने की संभावना बढ़ जाए। यह अवधारणा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक विशेषकर बी.एफ. स्किनर से जुड़ा हुआ है। आइए अब कुछ व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से पुनर्बलन को समझने का प्रयास करते हैं। एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। इसका अर्थ है कि अच्छे व्यवहार के बाद कुछ अच्छा देना। जैसे छात्र समय पर होमवर्क कर लेता है, मान लिया क्लास में कोई बच्चा है, छात्र है, होमवर्क समय से कर लेता है, तो शिक्षक उसकी तारीफ करता है या स्टार दे देता है, तो यह पुनर्बलन का उदाहरण हुआ। जिसका परिणाम क्या होता है? छात्र आगे भी समय पर होमवर्क करेगा, यानी व्यवहार बढ़ना। पुनर्बलन का उद्देश्य ही होता है व्यवहार को, वांछित व्यवहार को बढ़ाना। अगर हम एक घर का उदाहरण लें कि बच्चा बिना कहे कमरे की सफाई करता है, तो पुनर्बलन स्वरूप माता पिता उसे चॉकलेट देते हैं या मोबाइल खेलने का समय देते हैं,
परिणाम क्या होता है? बच्चा आगे भी सफाई करेगा। आइए अब नकारात्मक पुनर्वर्ण को देख लेते हैं। नकारात्मक पुनर्वर्ण होता है कि अप्रिय चीज़ हटाकर व्यवहार को बढ़ाना या अप्रिय चीज़ को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना या जो है नकारात्मक पुनर्वलन होता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि नकारात्मक पुनर्वलन दंड जो है किसी भी प्रकार का पुनर्वलन नहीं है। नकारात्मक चीज़ को हटाकर व्यवहार को बढ़ाना यह दंड नहीं है, यानी नकारात्मक पुनर्वलन दंड नहीं है। जैसे अगर हम क्लासरूम से उदाहरण लें तो मान लिया कोई छात्र शांत बैठता है तो शिक्षक डांटना बंद कर देता है उस छात्र को। परिणाम क्या होता है? छात्र शांत रहना जारी रखता है। यानी यहाँ पर क्या किया गया? अप्रिय स्थिति को हटा ली गई। छात्र शांत बैठा तो शिक्षक ने क्या किया? उसे डांटना बंद कर दिया। बच्चे के लिए डांट खाना क्या है? जो है अप्रिय स्थिति है। घर से अगर दैनिक जीवन में उदाहरण लें तो जैसे दैनिक जीवन में हम लोग जैसे सफ़र करते हैं कार में, तो होता क्या है कि सीट बेल्ट लगाई जाती है। तो व्यक्ति सीट बेल्ट लगाता है तो, और जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाता तो बीप की आवाज़ जो आती रहती है। तो व्यक्ति द्वारा सीट बेल्ट लगाना जैसे लगा लिया तो पुनर्वलन क्या हुआ? कार की तेज बीप आवाज़ बंद हो जाती है। परिणाम क्या होता है? व्यक्ति हमेशा सीट बेल्ट लगाएगा कि उस अवांछित आवाज़ से बचने के लिए जो है बीप की आवाज़ से बचने के लिए कार पे बैठते ही वो क्या करेगा? सीट बेल्ट लगा लेगा। यानी यहाँ पर भी जो है वांछित व्यवहार को दोहराना ही जो है नकारात्मक पुनर्वलन का उद्देश्य होता है। शिक्षा के क्षेत्र में कुशल प्रयोग, सही उत्तर पर तुरंत प्रशंसा करना, प्रयास करने पर इनकरेजमेंट करना, अच्छे व्यवहार पर पॉइंट्स या ग्रेड देना, शोर कम होने पर अतिरिक्त गतिविधि का अवसर देना, ये सभी जो है पुनर्वलन के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हैं यह वीडियो काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ होगा और आपके समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल इजी वे लर्निंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।